आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसने सच कहूं तो हकीकत को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई भी चीज एक ही समय पर एक से ज्यादा जगहों पर मौजूद हो सकती है। सुनने में अजीब लगता है ना? हमें इस अजीब दुनिया से मिलवाने वाले थे एरविन श्रोडिंगर। लेकिन उनकी कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, जो शायद सबसे अजीब सवाल है जो कभी सुना हो। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बिल्ली एक ही समय पर जिंदा भी हो और मुर्दा भी, मतलब दोनों एक साथ? ये तो नामुमकिन लगता है ना। पर यही वो पहेली है जो एरविन श्रोडिंगर के नाम के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गए। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। तो आखिर कौन था वो इंसान जिसने दुनिया के सामने इतनी अजीब पहेली रख दी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा कहानी की शुरुआत में, उनके शुरुआती सालों में, जहां से उन सवालों ने जन्म लिया जो आगे चलकर साइंस की पूरी दुनिया को बदलने वाले थे। हमारी कहानी शुरू होती है 12 अगस्त 1887 को ऑस्ट्रिया के वियना में। अब देखिए, उस जमाने का वियना कोई आम शहर नहीं था। वो आर्ट और साइंस का, मतलब कला और विज्ञान का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और बस इसी माहौल ने, इसी शहर ने एरविन श्रोडिंगर के असाधारण सफर की नींव रखी। बचपन से ही श्रोडिंगर का दिमाग थोड़ा अलग था। देखिए, उनकी दिलचस्पी सिर्फ मैथ्स या फिजिक्स में नहीं थी, बल्कि फिलॉसफी में भी थी। मतलब वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है, बल्कि ये कि क्यों हो रहा है, ये दुनिया असल में काम कैसे करती है। और उनकी इस जिज्ञासा को हवा दी उनके पिता ने। उन्होंने सिखाया कि सिर्फ फॉर्मूले मत रटो, बल्कि प्रकृति के सबसे गहरे राज, उसके नियमों के बारे में सोचो। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां श्रोडिंगर का सामना हुआ उस दौर की सबसे बड़ी साइंटिफिक पहेली से। एक ऐसी उलझन जिसने दुनिया के बड़े बड़े दिमागों को भी, आप कह सकते हैं, चक्कर में डाल रखा था। और वो पहेली थी एटम के अंदर की रहस्यमयी दुनिया। उस वक्त सोचिए, पूरी की पूरी साइंटिफिक दुनिया सिर्फ एक सवाल के चारों तरफ घूम रही थी। सवाल था, एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आखिर करता क्या है, वो घूमता कैसे है, उसका बर्ताव कैसा है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? इस सवाल का पक्का जवाब किसी के पास नहीं था। उस टाइम पे ना, साइंस की दुनिया में दो बड़ी टीमें बन गई थीं। एक तरफ थे नील्स बोर। उनका कहना था कि देखो, इलेक्ट्रॉन सीधा साधा है, वो बस एक ग्रह की तरह न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड रास्ते पर, एक ऑर्बिट में घूमता है, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ थे लुई डी ब्रॉगली, और उनका आइडिया तो एकदम क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल, मतलब एक कण नहीं है, वो एक वेव, एक लहर भी है। अब सोचिए, एक ही चीज, कण भी हो और लहर भी, एक साथ। बस इसी कंफ्यूजन ने, इसी विरोधाभास ने श्रोडिंगर के दिमाग में एक तूफान खड़ा कर दिया। तो एक तरफ ये जबरदस्त वैज्ञानिक बहस चल रही थी, और इसी के बीच श्रोडिंगर ने एक ऐसा कदम उठाया जो फिजिक्स की पूरी किताब को, आप समझिए, फिर से लिखने वाला था। उन्होंने दुनिया के सामने रखा एक समीकरण, एक ऐसा इक्वेशन जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो ऐतिहासिक साल था 1926, और वो कमाल था, श्रोडिंगर इक्वेशन। अब ये मत सोचिएगा कि ये मैथ्स का कोई मामूली फॉर्मूला था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से उस छुपी हुई हकीकत का दरवाज़ा था जो हमें ये बताता है कि दुनिया सबसे छोटे, सबसे बुनियादी लेवल पर आखिर चलती कैसे है। तो सवाल ये है कि ये इक्वेशन आखिर बताता क्या है। इसको ऐसे समझिए, पहले हम क्या सोचते थे? यही कि इलेक्ट्रॉन एक छोटी सी गेंद है जो एक तय रास्ते पर घूम रही है ना? श्रोडिंगर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक संभावना के बादल जैसा है, एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड। मतलब कल्पना कीजिए एक बादल की, जहां पर ये बादल सबसे ज्यादा घना है, वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, और जहां बादल हल्का फुल्का है, वहां संभावना कम। हम पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, हम बस ये बता सकते हैं कि उसके कहाँ होने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और जाहिर है, इस क्रांतिकारी खोज ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। और इसी के लिए साल 1933 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। ये सम्मान उन्होंने एक और महान वैज्ञानिक पॉल डिराक के साथ शेयर किया था। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारी कहानी के सबसे मशहूर किरदार पर, वो बिल्ली। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है?
ये जो पहेली है ना श्रोडिंगर्स कैट, ये असल में श्रोडिंगर ने अपनी ही थियरी की कमियों को दिखाने के लिए, एक तरह से उसका मजाक उड़ाने के लिए बनाई थी। वो ये बताना चाहते थे कि देखो, अगर क्वांटम दुनिया के अजीब नियमों को हम अपनी रोजमर्रा की बड़ी दुनिया पर लागू करेंगे तो नतीजे कितने अजीब, कितने बेतुके हो सकते हैं। तो चलिए इस थॉट एक्सपेरिमेंट को जरा समझते हैं। कल्पना कीजिए एक बंद बक्सा है, उसके अंदर एक बिल्ली है और साथ में रखा है एक रेडियोएक्टिव एटम। अब क्वांटम फिजिक्स का नियम ये कहता है कि ये एटम एक ही समय पर अपनी दोनों हालतों में मौजूद है, मतलब वो टूट भी चुका है और नहीं भी टूटा है। इसी अजीब हालत को कहते हैं सुपरपोजिशन। अब सेटअप ऐसा है कि अगर एटम टूटता है तो बिल्ली मर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम बक्सा नहीं खोलते, जब तक हम देखते नहीं, तब तक वो बिल्ली भी सुपरपोजिशन में है, यानी वो जिंदा भी है और मुर्दा भी एक ही समय पर। उसकी असली हालत तभी तय होती है जब कोई बक्सा खोलकर उसे ऑब्जर्व करता है ना अजीब? हाँ, पर एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, ये कोई असली एक्सपेरिमेंट नहीं था। श्रोडिंगर असल में किसी बिल्ली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। ये तो बस एक कहानी थी, एक विचार था, सिर्फ ये समझाने के लिए कि एटम की दुनिया यानी क्वांटम दुनिया के नियम हमारी जानी पहचानी दुनिया के नियमों से कितने ज्यादा अलग और कितने ज्यादा अजीब हैं। तो आखिर श्रोडिंगर हमारे लिए क्या छोड़कर गए? उनकी विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ एक इक्वेशन और एक बिल्ली की अजीब पहेली तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत इससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा गहरी है। उनकी विरासत है हकीकत को, रियलिटी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया। अगर हम उनके जीवन को एक नज़र में देखें तो ये वाकई एक असाधारण सफ़र था। 1887 में वियना में एक जिज्ञासु लड़के के रूप में जन्म, फिर 1926 में अपनी इक्वेशन से साइंस की दुनिया में क्रांति लाना और 1933 में सबसे बड़ा सम्मान नोबेल प्राइज जीतना। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का सबूत है कि कैसे एक हिम्मत भरा आइडिया, एक नया विचार पूरी दुनिया को बदल सकता है। और उनकी खोज का असर, अरे वो तो आज हर जगह है। हम सब जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, उसकी चिप से लेकर नई नई दवाइयां बनाने के विज्ञान तक और भविष्य की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्वांटम कंप्यूटिंग तक, इन सब की बुनियाद में कहीं ना कहीं श्रोडिंगर का वही इक्वेशन काम कर रहा है। याद कीजिए, हम सब ने स्कूल में केमिस्ट्री की किताबों में एटम के वो अजीब अजीब शेप वाले ऑर्बिटल्स देखे हैं, वो डंबल जैसे या फिर फूलों जैसे आकार। तो अगली बार जब वो देखें तो याद रखिएगा कि अनजाने में हम श्रोडिंगर के काम को ही देख रहे हैं। उन मुश्किल दिखने वाली आकृतियों को समझने का रास्ता असल में उन्होंने ही हमारे लिए खोला था। और आखिर में श्रोडिंगर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर इस दुनिया को बनाने वाले सबसे छोटे कण यानी एटम एक ही समय पर कई जगहों पर हो सकते हैं, तो फिर ये दुनिया जो हमारे चारों ओर है, जिसे हम इतना ठोस, इतना असली समझते हैं, क्या वो वाकई उतनी ही ठोस और निश्चित है जितनी हमें दिखाई देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें हमेशा ढूंढना होगा।